दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस द मोस्ट important modern sociologist who belongs from America, United States of America, known as Robert K. Merton. Previously, I had introduced this theoretician before you on the basis of theory of functionalism. Friends, अमेरिकी समाजशास्त्र 20वीं शताब्दी के 5वें दशक से लेकर और उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज जो तकनीकी क्रांति का समाज माना जाता है, संचार क्रांति का समाज माना जाता है, जहां बड़े तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं, उन सारी की घटनाओं पर अपनी सूक्ष्म नजर बैठाए हुए हैं और उन सूक्ष्म अवधारणाओं को विकसित करने का श्रेय तो 1838 में ही आरंभ हो चुका था, जब समाजशास्त्र रूपी शब्दावली का विकास अगस्त कुंत की कृति पॉजिटिव पॉलिटी एंड पॉजिटिव फिलॉसफी में हो चुकी थी। उद्विकासीय समाज का या उद्विकासीय संप्रदाय या उद्विकासीय विचारधारा या इवोल्यूशनरी स्कूल के साथ न्यू इवोल्यूशनरी स्कूल और सोशियोलॉजिस्टिक स्कूल, सोशल एक्शन स्कूल, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, ये सारे अध्ययन की पद्धति शास्त्र का उद्भव हो चुका था। उसी दौर में मार्क्सवाद और उदारवाद के बीच में जो संघर्ष हो रहे थे, अब वह संघर्ष किसी न किसी रूप में मार्क्सवादी और समाजवादी और साम्यवादी चिंतन जो है उस उदारवाद पर भारी पड़ रहा था। तो ऐसे परिवेश में खास करके 1919 में सोवियत संघ के गठन के साथ, मैंने बार बार कहा है कि सोवियत संघ का गठन जो है रेल्म ऑफ नेसेसिटी एंड रेल्म ऑफ आइडियोलॉजी के माध्यम से विकसित हुआ, जो मार्क्सवादी पर सैद्धांतिक आयामों को प्रायोगिकता के आयाम से बांधने का प्रयास किया और समाज में व्याप्त सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया सिलसिला आरंभ किया। उस सिलसिला से तात्कालिक यूरोपीय समाज में जो व्याप्त पूंजीवादी व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था और औद्योगिक व्यवस्था जो बनी हुई थी, उसमें एक भारी असंतोष की स्थिति देखी गई मार्क्सवाद के विरुद्ध। इन्हीं दो विरोधाभासों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
समाज में जो समाज की जो मौलिक समस्याएं थीं, खास करके दुनिया में जो अविकसित विकासशील थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो थे, उनके बीच में भी एक छटपटाहट थी। इन सभी के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का दूसरा नाम जो है संरचनात्मक प्रकारवाद के सैद्धांतिक आयाम को विकसित करने वाला अमेरिका का समाजशास्त्री टाकर पार्सन्स को जाता है। फ्रेंड्स, समाजशास्त्र आंशिकता में विश्वास नहीं करता। यह मूल रूप से संपूर्णता का वैज्ञानिक अध्ययन करने का दूसरा नाम है। और उसी के दौर में जो सैद्धांतिक आयाम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंतर्गत आए, जिसे रॉबर्ट के मर्टन ने कहा कि यह विश्लेषण जो है सूक्ष्म विश्लेषण है, एब्स्ट्रैक्ट विश्लेषण है। इसे समाज में अर्थात देखें, ध्यान दें, मार्क्सवाद या समाजवाद और साम्यवाद की जो कल्पनाशीलता है, उसको प्रायोगिकशीलता में बांधने का कार्य जो है लेनिन के द्वारा किया गया। और लेनिन ही नहीं, बहुत सारे उस समय के चिंतक थे जिन्होंने एक नई तस्वीर मार्क्सवाद की खींची, जिसके कारण प्रैक्टिकल मार्क्सिज्म का इमर्जेंस हुआ। उसी तरह से जो संरचनात्मक प्रकारवाद की अवधारणा की सूक्ष्मता थी, उसे सादृश्य करने का कार्य जो है आर के मर्टन किया। इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। इसने भी कहा कि दुनिया में जो भी इकाइयां हैं वो स्ट्रक्चर्ड हैं। दुनिया के समस्त इकाइयां जो हैं या समस्त वैचारिक शक्तियां जो हैं, वे सभी शक्तियों की एक संरचना होती है। और जब किसी भी वस्तु की संरचना होती है तो उसका कोई न कोई प्रकार होता है, उसका कोई फंक्शन होता है। और क्योंकि किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी विचारधारा का विकास जो है वह शून्यता में नहीं होता, समाजशास्त्री मानता है। और समाजशास्त्र की मान्यताओं से समाज विज्ञान ही नहीं बल्कि सभी समस्त जो वैज्ञानिक चिंतन है वे इसे स्वीकार करते हैं। और इसी स्वीकारता का दूसरा नाम जो है वह अर्थात ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द सोसाइटी हैज अ सर्टेन फंक्शन, उसका एक निश्चित प्रकार होता है। इस धारा का विश्लेषण हमने जो देखा है वह रॉबर्ट के मर्टन की विचारधारा में है। टाकर पार्सन्स के दृष्टिकोण को इन्होंने परिमार्जित किया है, उसको रीडिफाइन, रीस्ट्रक्चरलाइज करने का कार्य जो है वह रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा किया गया, जिसके तहत उन्हें प्रकाशवाद की धारा को विश्लेषित करने के लिए 3 मेजर एजम्पशंस, मान्यताओं को विकसित किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि
कि पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी, अर्थात पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी के तहत जो है, जो समाज में जो वस्तुएं हैं, जो प्रक्रियात्मक हैं, जो व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका अदा करते हैं, वे सभी, चाहे वह किसी भी प्रकार की, चाहे हमारी प्रथा हो, हमारा कानून हो, हमारा विश्वास हो, मूल्य हो या हमारी परंपराएं हों, या समाज को एकीकृत करने वाले जितने भी आयाम हैं, वे सभी आयाम जो हैं द पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी के तहत विश्लेषित होता है, अर्थात यह बहुल आयामी है, इसका विश्लेषण किया गया है। दूसरी तरफ दूसरी मान्यता है कि द पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिवर्सलिटी, each and everything which is existing in the society based on the principle of universalization or universality, नंबर 1। नंबर 2 के तहत इसमें जो है यह स्टैंडर्डाइज्ड होता है, जो वैश्विकता का जो स्वरूप धारण करता है, वह मूल रूप से व्यवस्था को बनाए रखने में प्रक्रियात्मक, अप्रक्रियात्मक और अक्रियाशील भी हो सकती है। जैसे ये मूल रूप से आप देखें, गरीबी व दरिद्रता या गरीबी निर्धन के लिए डिस्फंक्शनल है, तो वहीं जो है पूंजीपतियों के लिए यह फंक्शनल है। अर्थात गरीबी जो है, जो गरीबी है, गुर्बत है, दरिद्रता है, वह सोसाइटी के लिए एक कर्ज है, तो वह कर्ज सोसाइटी के लिए डिस्फंक्शनल है। लेकिन सोसाइटी के लिए डिस्फंक्शनल होते हुए, अर्थात जिनके पास में जरूरी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तंत्र नहीं होते हैं, वे तंत्र कहीं न कहीं केंद्रित होते हैं, और वह केंद्रित होने का एक ही स्थान है जो पूंजीपतियों के पास में होता है। तो गरीबी, पॉवर्टी जो है वह डिसफंक्शनल है पुअर पीपुल के लिए, लेकिन वह फंक्शनल है अमीरों के लिए, वह पूंजीपतियों के लिए। रॉबर्ट के मर्टन ने तीसरी धारणा को स्पष्ट रूप से कहा कि पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी, अर्थात स्वसिद्ध प्रक्रियात्मक अपरिहार्य है, ये आवश्यक है, जरूरी है। रॉबर्ट इसके तहत जो है प्रक्रियात्मक अपरिहार्यता की स्थिति को विश्लेषित करते हुए आर.के. मर्टन ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह निश्चित संस्थाएं और सामाजिक प्रबंधन सामाजिक व्यवस्था व समाज के लिए अपरिहार्य होता है। इसके बिना समाज या सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व संभव नहीं होता है। अर्थात जब तक फंक्शनल यूनिटी नहीं होगी, अर्थात फंक्शन सोसाइटी में नहीं होंगे, अर्थात समाज में सृजनात्मकता और रचनात्मकता की बौद्धिकता का विकास नहीं होगा, किसी भी सामाजिक व्यवस्था को सस्टेन करने में या किसी भी सोशल सिस्टम को सस्टेन होने में, वो सस्टेन होना संभव नहीं है। ऐसी मान्यता जो है, अर्थात इसके बिना समाज और सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व विकसित नहीं हो सकता। प्रकाशवादियों ने इसे अनिवार्य माना है, अपरिहार्य माना है, फंक्शन को, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और अपरिहार्य इकाइयों के वैकल्पिक संस्थाओं की व्याख्या करते हुए प्रक्रियात्मक पूर्वाकांक्षा प्रीरिक्विजाइट की व्याख्या की है, और
पूर्वाकांक्षा के माध्यम से मर्टन ने प्रक्रियात्मक अपरिहार्यता के बदले में प्रस्तुत किया है तथा प्रक्रियात्मक समानता एवं प्रक्रियात्मक वैकल्पिकता की व्याख्या की है। इस दृष्टिकोण से राजनैतिक विचारधारा अर्थात साम्यवाद धर्म का प्रक्रियात्मक वैकल्पिक ऑप्शनल हो सकता है, ऐसी मान्यता जो है आर.के. मर्टन की है। अर्थात आर.के. मर्टन अपने थ्योरेटिकल पैराडाइम ऑफ फंक्शनलिज्म के माध्यम से समाज में किसी भी प्रकार के विरोधाभास को, क्योंकि विरोधाभास कंट्राडिक्शन से सोसाइटी में टूटन की स्थिति होती है और यह एकीकरण से अर्थात इंटीग्रेटिव फोर्सेस से सोसाइटी में फंक्शनल यूनिटी एस्टैब्लिश होती रहती है। यह इसका लबाव है जिसके तहत इन्होंने व्याख्या की है। इसके साथ आर.के. मर्टन ने एक फंक्शनल पैराडाइम को विकसित किया जिसके तहत उसने आइटम्स के ईच एंड एवरी यूनिट हैज अ फंक्शन, अर्थात समाज में जो भी इकाइयां हैं वह समाज के लिए प्रक्रियात्मक होती हैं। यह मान्यता भी है। किसी भी आइटम को या किसी भी यूनिट के लिए आवश्यक है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ताओं को होता है, जो एक निश्चित संरचना के तहत पूरी की जाती है। अनुसंधानकर्ता एक निश्चित अवधि में कर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु विभिन्न प्रकार से प्रयास करता है। ये इसकी दूसरी मान्यता है। तीसरी मान्यता है किसी भी कर्ता के विषयात्मक प्रबंध प्रबंध की या मिजाज की पहचान की जाती है, उसकी इच्छा अर्थात इंटेंट तथा अनिच्छा अर्थात अनइंटेंडेड पर आधारित होता है। चौथी मान्यता है किसी भी क्रिया में की वस्तुनिष्ठात्मक परिणामों की पहचान की जाती है और यह पहचान जो है प्रकट और अप्रकट सैद्धांतिक आयामों अर्थात मैनिफेस्ट और लेटेंट के आधार पर होता है, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में की है और जिसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैनिफेस्ट फंक्शन वह है जो किसी भी क्रिया या किसी भी प्रकार को करने के पहले अध्ययनकर्ता के द्वारा अपने अध्ययन की पूरी उसका पूरा ऑब्जेक्टिव जो है स्टडी का वह मैनिफेस्टेड होता है। वह समाज के समक्ष, समूह के समक्ष, संस्था के समक्ष प्रकट होता है, अर्थात वह उसमें किसी भी प्रकार का क्या कहते हैं किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं होता है कि लक्ष्य को मैनिफेस्ट कर दिया जाए, अपने ऑब्जेक्टिव को मैनिफेस्ट कर दिया जाता है, समाज के समक्ष पहले ही उसको रख दिया जाता है, तो किसी भी प्रकार की समस्या होती है। अर्थात प्रकट मैनिफेस्ट फंक्शन वह फंक्शन है जिसके माध्यम से अध्ययनकर्ता जो है अध्ययन करने से पूर्व ही अध्ययन का जो उद्देश्य होता है वह समाज के समक्ष में पारदर्शी कर देता है, उसको वह ट्रांसपेरेंट होता है। और अप्रकट वह है अर्थात लेटेंट फंक्शन वह है जो अध्ययनकर्ता के द्वारा, अध्ययनकर्ता माने जो रिसर्चर है वह अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियरली सोसाइटी के सामने में मैनिफेस्ट नहीं करता है, और मैनिफेस्ट यदि करता भी है तो उसमें कुछ ना कुछ हिडन रहता है, वह ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, उसके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वह हिडन कुछ होते हैं। तो ये जो है मैनिफेस्ट फंक्शन और डिसफंक्शन की व्याख्या उन्होंने की है। इसके साथ ही उन्होंने मूल रूप से स्पष्ट रूप से कहा है कि फंक्शन
each and every unit has functional identity and dysfunctional identity as well as. It means सभी वस्तु का, समस्त इकाइयों का जहां प्रक्रियात्मक मूल्य हैं, प्रक्रियात्मक भूमिकाएं हैं, वहीं उसी वस्तु का उसी इकाई का अप्रक्रियात्मक दृष्टिकोण भी होता है। वह सोसाइटी को ब्रेक करता है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेज में वह जो है वह फंक्शनल भी होता है, डिसफंक्शनल भी होता है। अर्थात तो उसी तरह से डिसफंक्शन भी दो तरह से होते हैं, मैनिफेस्ट डिसफंक्शन और लेटेंट डिसफंक्शन। मैनिफेस्ट डिसफंक्शन क्या है? मैनिफेस्ट डिसफंक्शन यह है कि आदमी जो 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 ये डेविएंस को डेवलप करता है, ये एनोमिक बिहेवियर को डेवलप करता है। एनोमिक बिहेवियर मीन्स टू एस्टैब्लिश नॉर्मलेसनेस इन द सोसाइटी, समाज में नियमहीनता की स्थिति को पैदा करना। डिसफंक्शन ये होता है। तो ये डिसफंक्शन जो होता है वह माने वह जो है वह ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट कैसे होता है डिसफंक्शन? पहले से आपको बता दिया जाता है कि इतने तारीख को हम अटैक करने वाले हैं। डिसफंक्शन लेटेंट क्या होता है कि तारीख कुछ दिया जाए, डेट कुछ दिया जाए और अटैक उसके पहले या उसके बाद में हो, और जहां होना है वहां नहीं हो रहा है। तो ये डिसफंक्शन है। डिसफंक्शन जो है नॉन क्रिएटिव होता है। एवरी टाइम क्रिएशन डिसफंक्शन परफॉर्म्स द रोल ऑफ ये क्या कहते हैं, वह भूमिका अदा करता है सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने की, सोसाइटी को डिस्टर्ब करने के लिए, सोसाइटी को डीएस्टेबलाइज करने के लिए। उसी तरह से इन्होंने फंक्शन और डिसफंक्शन को परिभाषित किया है यह चौथी धारा में। इसके अलावा उन्होंने मर्टन ने यह निर्धारित किया कि कौन सा सामाजिक तत्व समाज में संतुलन किससे होता है और कौन सा समाज के लिए संतुलन स्थापित नहीं करता है, इसको भी जज करता है। अर्थात यूनिट जो है, रिसर्चर जो है, वह चूज करता है कि कौन सा फंक्शनल एक्टिविटी है और कौन सा डिसफंक्शनल एक्टिविटी है। इसके बाद में हम functionalism is also an codified ideology in the field of sociology। ये इसकी चर्चा हमने की है। इसी के साथ मैं आप लोगों के बीच में नेक्स्ट टाइम सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी पर मैं चर्चा करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा सजेशन है, आप लोग जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिस तरह की क्वेरी आपकी आ रही है, वह क्वेरी हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। तो मेरे लिए जब फ्रूटफुल हो सकता है, क्योंकि मैं उसका आंसर आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ और रखता रहूँगा, तो उससे आपको लाभ होता रहेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट।